इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। स्पोर्ट्स में आप सबको पता है मुझे काफ़ी दिलचस्पी है, क्रिकेट का शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फुटबॉल में जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है तो मैं कोई भी मैच मिस नहीं करता हूँ। मुझे फुटबॉल में वर्ल्ड कप का जब भी मैच हुआ, ये यूरोपियन कप होता है, तो काफ़ी उसमें दिलचस्पी है। और फुटबॉल में इंटरेस्ट की वजह जो है मैराडोना, मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी मैराडोना को पसंद करता है। तो जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है तो हर एक मैच को बाकायदा उसको फॉलो करता हूँ। आज की जो कहानी है वो उसी फुटबॉल के ग्राउंड से निकल कर आती है। खेल खेल होता है, खेल में हार जीत होती है, एक टीम जीतती है, दूसरी टीम हारती है। अगर ऐसा ना हो तो फिर खेल का कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ जीतना ही जीतना हो तो फिर दो टीमों के बीच में मुकाबला हो ही नहीं सकता है। लेकिन खेल की दुनिया में भी बहुत सारे जुर्म हुए हैं। आज जिस जुर्म की कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसलिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक देश का नेशनल टीम का कैप्टन, जिसकी एक अच्छी खासी इज्जत और इमेज है उसकी, न सिर्फ उसके कंट्री में बल्कि बाहर भी, जो बेहद शरीफ प्लेयर, हमेशा रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला, जो बहुत ही कूल मैदान में दिखने वाला, सिर्फ 27 साल की उम्र, और एक मैच में एक इंसानी गलती कैसे उस इंसान की जान ले लेती है। ये कहानी कोलंबिया के नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन की है। नाम है आंद्रेस, और ये कहानी है 1994 की। 1994 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमेरिका कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 9 अलग अलग शहरों में सारे मैचेस होने थे। 17 जून से 17 जुलाई तक ये सारे मैचेस होने थे। 1994 का ये वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने जीता था और ब्राज़ील ने फाइनल में इटली को हराया था। हालांकि फुल टाइम तक जो मैच थे वो 0-0 स्कोर रहा, कोई गोल नहीं कर पाया। लेकिन फिर पेनल्टी शूटआउट में ब्राज़ील ने इटली को 3-2 से हराया था और ब्राज़ील वर्ल्ड कप चैंपियन बना। तो इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए जितनी भी टीमें थी सभी ने क्वालिफाई की, उसके बाद वर्ल्ड कप तक पहुंचे। कोलंबिया को भी वर्ल्ड कप पहुंचने से पहले क्वालिफाइंग मैच खेलने थे। उन्होंने सारे मैच खेले और सिर्फ 2 छोड़कर सारे मैच जीते। एक आखिरी मैच ऐसा था जिसमें कोलंबिया के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन था और सामने थी टीम अर्जेंटीना, मैराडोना की टीम। हालांकि मैराडोना नहीं थे लेकिन उसमें टीम, लेकिन अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना जैसी टीम को हराना था, वरना कोलंबिया के लिए मुश्किल थी। और उस वक्त कोलंबिया ने अर्जेंटीना को उस क्वालिफाइंग मैच में 5-0 से हराया था। अर्जेंटीना की ऐसी बुरी हार बहुत कम होती है। 5-0, 5-0 कोलंबिया ने हराया था। इसके बाद उन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और अमेरिका पहुंचे। पेले ने जब अर्जेंटीना को 5-0 से हराया था कोलंबिया ने, तब ये कहा था कि 1994 का वर्ल्ड कप कोलंबिया जीत सकती है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से अर्जेंटीना को मात दी उसके बाद ये उम्मीद जगी थी। लेकिन इस पूरी वर्ल्ड कप की शुरुआत होती उससे पहले के हालात कुछ अलग अलग थे। एक साथ 2 कहानियां चल रही थी। कोलंबिया की टीम फुटबॉल के मैदान पर जाकर देश के लिए कुछ करना चाहती थी। उधर देश के अंदर ड्रग्स और वायलेंस दोनों का बोलबाला था। एक साथ 2 लोग थे। एक कहावत है कि सिर्फ नाम एक होने से कुछ नहीं होता, शख्सियत और हरकतें और बाकी चीजें जो है वो अलग अलग होती है। कोलंबिया से 2 नाम उभर कर आए थे। एक पाब्लो एस्कोबर, मैंने आपको कहानी सुनाई है इसी क्राइम तक के एपिसोड में। मैं दीपक से कहूंगा आज लास्ट में दोबारा डाल दे, जिन लोगों ने नहीं सुनी है वो जरूर सुने। दुनिया का सबसे बड़ा, ये कहते हैं सबसे अमीर डॉन, ड्रग सिंडिकेट का कहते हैं उससे बड़ा कोई डॉन हुआ ही नहीं, पाब्लो एस्कोबर। तूती बोलती थी इसकी कोलंबिया में। 80% इसके ड्रग्स के सप्लाई जो यूएस में पाब्लो एस्कोबर के जरिए होती थी। दहशत इतनी कि सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। 500 से ज्यादा मर्डर के इल्जाम। क्या पॉलिटिशियन, क्या पुलिस, क्या जज तक को मारा। एक बार तो खुद ही इसने सरेंडर किया और कहा कि मैं जेल जाना चाहता हूं, और अपनी जेल खुद बनाई। उस जेल में बाकायदा स्टेडियम, विला, क्या क्या नहीं, पैसे इतने बेशुमार कि गिनना मुश्किल होता था। बोरियों में पैसे रखे जाते थे। पाब्लो एस्कोबर के बारे में मशहूर है कि एक रात बड़ी सर्दी थी और कुछ उपाय नहीं था सर्दी को दूर करने का। बोरियों में डॉलर भरे हुए थे और उसने सिर्फ अपनी आग तापने के लिए न मालूम कितने लाख डॉलर फूंक दिए आग तापने के लिए। तो ये इतने पैसे
तो इसी पाब्लो एस्कोबर की वजह से एक तो अमेरिका मोस्ट वांटेड उसको डिक्लेयर कर चुका था, क्योंकि अमेरिका में ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ें थी जिसके लिए तलाश थी। कोलंबिया की सरकार घुटनों पे थी, खून खराबा ड्रग्स का माहौल था। लेकिन इसी दौरान 2 दिसंबर 1993, 2 दिसंबर 1993 पाब्लो एस्कोबर का कत्ल हो जाता है कोलंबिया में। कहते हैं कि इस कत्ल के पीछे अमेरिका और वहां की स्पेशल टास्क फोर्स जो थी कोलंबिया की पुलिस की, उन लोगों का हाथ था। पाब्लो एस्कोबर का कत्ल जब अचानक हुआ तो कोलंबिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि सबसे बड़ा सरगना डॉन वही था। उसके अंदर में जो है सैकड़ों लोग काम करते थे, हजारों। अब बॉस अचानक मर गया, पूरी टीम जो है वो एक तरह से बिखर गई। अब हर कोई अपने आप को अपना बॉस बताने लगा। पाब्लो एस्कोबर ने चूंकि कोई सेकंड टीम तैयार नहीं की, अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, तो अब यह था कि जिसको जो मौका मिला, जो पाब्लो एस्कोबर के साथ काम करता था, वो सब अपने अपने एरिया के अपने अपने बादशाह हो गए। जो राइवल गैंग था उसको लगा कि चलो पाब्लो एस्कोबर का काम तमाम हो गया, वो ऊपर उठने लगे। ऐसे माहौल में कोलंबिया में खून खराबा बढ़ गया। पाब्लो एस्कोबर की खासियत यह थी कि उसे फुटबॉल से बड़ा प्यार था। उसने कोलंबिया में बहुत सारे फुटबॉल के क्लब की टीम को खड़ा किया, खरीदा, जैसे अपने आईपीएल होता है। देखा देखी बाकी लोगों ने भी खरीदना शुरू किया। फुटबॉलर को बड़ा रिस्पेक्ट देता था। उसकी एक टीम के लिए ही यही आंद्रेस एस्कोबर भी खेलता था। तो दो नाम कोलंबिया से, एक पाब्लो एस्कोबर, सबसे बड़ा डॉन, खतरनाक कातिल, ड्रग्स माफिया, दूसरी तरफ एक आंद्रेस एस्कोबर, जो कोलंबियाई फुटबॉल टीम का कैप्टन। एक ठीक ठाक परिवार में पैदा हुआ। पिता ने कहा कि बचपन में ही फुटबॉल का शौक था, एक चाचा जो के खेलते थे तो एक क्लब में डाल दिया, वहां से फुटबॉल खेलना शुरू किया। फिर एक एक कर धीरे धीरे क्लब से फिर नेशनल टीम में आया और शुरुआत से आखिर तक एक डिफेंडर के तौर पर खेला। तो आंद्रेस एस्कोबर एक अच्छा नाम था, बड़ा नाम था, सुपरस्टार खिलाड़ी कोलंबिया का, डिफेंडर। और कहते हैं जिस साल कत्ल हुआ उसी साल एसी मिलान, एक नामी क्लब, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और आंद्रेस एस्कोबर को अब एसी मिलान के लिए खेलना था। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। पाब्लो एस्कोबर की मौत के बाद इधर खून खराबा। कोलंबियाई नेशनल टीम को अब यह था कि हम दुनिया को इसी वर्ल्ड कप के जरिए दिखाएं कि हमारा देश सिर्फ ड्रग्स या वायलेंस के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि खेल के मैदान में भी हम लोग कुछ हैं। और इस वर्ल्ड कप के जरिए दुनिया को एक मैसेज देंगे कि हमारा देश वैसा नहीं है जितना बुरा आप लोग सोचते हैं। और इसीलिए हर खिलाड़ी जी जान लगा रहा था। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारी मुश्किलें आई कोलंबियाई फुटबॉल टीम को लेकर। सबसे पहली मुश्किल ये आई कि जो उनका नंबर 1 गोलकीपर था कोलंबिया का, जिसको वर्ल्ड कप में खेलना था, सुपरस्टार गोलकीपर रेने इगिता। रेने इगिता की वर्ल्ड कप शुरू होने से 7 महीने पहले की बात है। तब पाब्लो एस्कोबर, बल्कि 7 नहीं 9 महीने, पाब्लो एस्कोबर उस वक्त अपनी ही बनाए जेल में था। वो जेल में मिलने चले गए, क्योंकि हर कोलंबिया में रहना तो पाब्लो एस्कोबर के हुक्म के खिलाफ आप नहीं जा सकते। कहते हैं सुपरस्टार गोलकीपर मिलने चला गया और इसी दौरान में ये बात लीक हो गई। अमेरिका का मोस्ट वांटेड था पाब्लो एस्कोबर और अमेरिका में ये वर्ल्ड कप था और नंबर 1 गोलकीपर कोलंबिया का वो इस डॉन से मिल रहा है। इसको लेकर हंगामा मचा। कोलंबियाई सरकार और नेशनल टीम को अपना मुंह छुपाने के लिए अपने नंबर 1 गोलकीपर को वर्ल्ड कप से बाहर बिठाना पड़ा और सिलेक्शन नहीं हुआ रेने इगिता का। अब एंड वर्ल्ड कप से पहले पूरी सालों से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चल रही है, हटा दिया गया। अब उनकी जगह जो गोलकीपर था वो कोर्डोबा, इनको मौका मिला। लेकिन सिर्फ इतना नहीं था। अब जब पाब्लो एस्कोबर की मौत हो गई तो जैसे कह रहा हूं मैं कि लगातार हिंसा हो रहा है, वहां पे सट्टा वट्टा भी खूब चलता है। फुटबॉल की टीम को भी धमकियां मिलने लगी कि अगर तुम लोगों ने ढंग से नहीं खेला तो तुम देख लो। और एक खिलाड़ी के तो एक रिलेटिव की हत्या कर दी गई, उठाकर बाकायदा। अब वो डरा हुआ प्लेयर भी कि पता नहीं क्या होगा। खैर किसी तरीके से इन सारे हालात के बीच में कोलंबियाई की टीम अमेरिका पहुंचती है, अपने वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करती है। पेले कह चुके हैं कि शायद कोलंबिया वर्ल्ड कप जीत जाए, प्रबल दावेदार है। अमेरिका जाने के बाद पहला मैच कोलंबिया का रोमानिया के साथ था। रोमानिया आजकल आपको पता है यूरोपियन देश है, अच्छी टीम है फुटबॉल की उनकी। तो रोमानिया के साथ पहला मैच था। 18 जून को यह मैच था कोलंबिया का, पहला मैच रोमानिया से। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन बदकिस्मती से कोलंबिया जो फेवरेट थी इस मैच में जीतने के लिए, कोलंबिया रोमानिया से हार गई। और रोमानिया से ये मैच 3-1 से हारी। 3 गोल रोमानिया ने किया और 1 कोलंबिया ने। इस मैच में कहते हैं जो सेकंड गोलकीपर, चूंकि स्टार गोलकीपर तो मिला था, उसको टीम से बाहर कर दिया गया, उसके ऊपर फिर किडनैपिंग का भी इल्ज़ाम लगा,
तो वो बाहर था, तो नंबर 2 गोलकीपर ने कुछ अच्छे सेव नहीं किए, तो पहला मैच रोमानिया से हार गई। अब प्रेशर टीम पर आ गया, क्योंकि जब वर्ल्ड कप पे क्वालिफाइंग में आप जाते हैं, फाइनल खेलते हैं, तो ग्रुप मैच में टॉप 16 में पहुंचने के लिए आपको 3 में से 2 मैच जीतने जरूरी होते हैं। शुरुआत ही गलत हुई, रोमानिया से टीम हार गई। रोमानिया से हारने के बाद अब अगला मैच होस्ट अमेरिका से था। अमेरिका के साथ ये मैच था, और इससे पहले जितने भी अमेरिका के साथ फ्रेंडली मैच खेला था कोलंबिया ने, उन सारे मैचों को कोलंबिया ने जीता था। अब मैच अमेरिका से था 22 जून को। अमेरिका के साथ इस मैच में टीम पूरी ताकत के साथ उतरी, और यह था कि किसी भी कीमत पे जीतना है, टॉप 16 में रहना है। तो रोमानिया के साथ मैच में हारने के बाद टीम दबाव में थी, क्योंकि एक तो वहां कोलंबिया में बैठे हुए बड़े बड़े जो सट्टेबाज और वो सब सिंडिकेट ड्रग्स के करोड़ों रुपए हार गए थे, क्योंकि उन सबको लगता था कि कोलंबिया जीतेगी। और ये बात कोलंबियाई सॉकर टीम के तमाम लोगों को भी पता थी कि उनके हार से वहां पे उनको लेके क्या हालत है। अमेरिका के खिलाफ मैच, और अमेरिका के खिलाफ मैच से एक रात पहले टीम मीटिंग होती है, उसमें कोच होते हैं कोलंबिया के। मीटिंग के दौरान कोच रोने लगते हैं। अब प्लेयर्स सब बड़े पशुपेश में कि हमारे कोच क्यों रो रहे हैं। तब कोच एक खुलासा करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी मिली है, कोलंबिया से फोन आया ड्रग कार्टेल, ड्रग सिंडिकेट का, कि अगर आपने बर्राबास गोमेज, गैब्रियल हाइवे गोमेज, ये इनके स्टार प्लेयर थे, अगर ये टीम में कल खेला अमेरिका के खिलाफ, तो सारे खिलाड़ियों की जान ले लेंगे और सारे खिलाड़ी कोलंबियाई टीम के, नेशनल टीम के मारे जाएंगे। ये कोच ने कहा, और कोच ने रोते हुए कहा कि मैं एक प्लेयर के लिए अपनी पूरी टीम को दांव पे नहीं लगा सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे अमेरिका के खिलाफ गोमेज को बिठाना पड़ेगा। और कोलंबिया ने अपने स्टार प्लेयर गोमेज को बिठा दिया, सिर्फ इसलिए कि कोलंबिया से डॉन ने धमकी दी थी। खिलाड़ियों के टीवी स्क्रीन पर होटल में धमकियां आ रही थी इस मैच से पहले अमेरिका के, कि अगर बाहर हुए तो देख लेना, तुम पे बहुत कुछ दांव पे लगा रखा है। 22 जून 1994 इन सारे तनाव, दबाव, धमकियों के बीच में कोलंबिया की टीम अमेरिका के सामने उतरती है। मैच शुरू होता है। दावेदार कोलंबिया थी। 35वें मिनट में एक ऐसा मोड़ आता है कि वहीं से फिर यह कहानी आगे बढ़ती है। 35 मिनट हुए थे मैच को, अमेरिका के एक स्ट्राइकर ने बॉल लेकर कोलंबिया के गोल पोस्ट की तरफ बढ़ा। डिफेंडर कोलंबिया टीम के कैप्टन आंद्रेस एस्कोबर ने उस स्ट्राइकर को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी पूरी बॉडी उसकी तरफ फेंकी, किसी तरह से उस बॉल पे झपटे और उस बॉल का डायरेक्शन गोल पोस्ट से दूसरी तरफ करने की कोशिश की। गोली भी इस टाइम में गोलकीपर दूसरी तरफ आ गया था, उस स्ट्राइकर को देखते हुए कि वो किधर शॉट मारेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बदकिस्मती ये हुई कि आंद्रेस एस्कोबर ने जिस बॉल को पैर से बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश की ताकि गोल बच जाए, वो पैर ऐसी जगह पर लगा बॉल को कि खुद उनके ही गोल पोस्ट में उनके ही पैर से लगकर बॉल चली गई। इसे ओन गोल कहते हैं फुटबॉल की दुनिया में, सेल्फ गोल भी। तो डिफेंडर कोलंबियाई टीम के कैप्टन आंद्रेस एस्कोबर, उनकी एक मानवीय भूल खेल में होता है, अपनी टीम के गोल को बचाने के चक्कर में वो गोल उनके पैर से लगकर खुद उन्हीं के गोल पोस्ट में चली गई, और इस तरह से कोलंबिया एक गोल से पीछे हो गया। बाद में कोलंबिया एक गोल और करती है, लेकिन यूएस भी करती है। 2-1 से आखिर में 90 मिनट के बाद मैच खत्म होता है, और 2-1 से कोलंबिया ये मैच हार जाती है। कहा यह जाता कि अगर ये ओन गोल या सेल्फ गोल ना होता तो 1-1 से मैच ड्रॉ होता, और शायद कोलंबिया के अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीद बनी रहती। लेकिन एक कैप्टन अपनी ही टीम के उसके ओन गोल से कोलंबिया ये मैच हार गई 2-1 से, 2-1 से। पहला मैच वो ऑलरेडी 3-1 से हार चुकी थी। ग्रुप स्टेज से अब उसका बाहर होना तय हो गया था। आखिरी मैच हालांकि एक स्विट्जरलैंड के साथ बाकी था, लेकिन वो खाना पूर्ति था। स्विट्जरलैंड को कोलंबिया ने 2-0 से हराया, लास्ट मैच था उनका। अगर ये सेल्फ गोल ना होता तो हो सकता था कोलंबिया नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती, लेकिन कैप्टन की अनजाने में गलती से यूएस से वो मैच 2-1 से हार गई। पूरे कोलंबिया में उस मैच को लेकर उस वक्त आंद्रेस एस्कोबर एक तरह से विलेन बन गए। हम लोग ये जानते हैं, हमारे यहाँ भी क्रिकेट मैच में हुआ है कई बार, वर्ल्ड कप में हम लोग अच्छा नहीं खेलते हैं, प्लेयर्स को अब्यूज़ किया जाता है, उनके घरों के बाहर पत्थर मारे जाते हैं, हम सब जानते हैं।
मैं हमेशा बड़ा अफसोस करता हूँ इस पर, इसलिए कि वो भी इंसान है, खिलाड़ी है। किसी का दिन अच्छा होता है ग्राउंड पे, किसी का कोई दिन अच्छा नहीं होता है। और फिर वो भी, उन्हें भी पता है कि वो अगर बेहतर नहीं खेलेंगे तो टीम में लगातार नहीं बने रह सकते। लेकिन हम सब इतने इमोशनल जज्बाती हो जाते हैं, मैं भी बहुत होता हूँ, गुस्सा भी आता है। लेकिन ये मतलब नहीं बनता कि हम किसी को गाली दें, किसी के घर पे तोड़फोड़ करें, पत्थर मारें, उसकी फैमिली के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलें। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन है, अब इस एक मैच में हार के बाद कोलंबिया के लोगों को मालूम हो गया था कि अब कोलंबिया टीम का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया और उनके विलन, उनके अपने चहेते प्लेयर, कैप्टन आंद्रेस एस्कोबर बन गए। आंद्रेस एस्कोबर खुद इस गोल के बाद बड़े जबरदस्त सदमे में चले गए, दुखी। उन्हें यह था कि इस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने प्लान बनाया था अमेरिका के लॉस वेगास में जाएंगे, घूमेंगे, रहेंगे। इधर कोलंबिया से खबर आ रही है कि लोग गुस्से में हैं। आंद्रेस एस्कोबर ने अपना खत्म किया सफर, आखिरी मैच स्विट्जरलैंड के खिलाफ 2-0 से जीता। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों का सामना करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं किसी और देश में घूमने नहीं जाऊंगा। मैंने तकलीफ पहुंचाई है, हालांकि मेरी गलती नहीं है, लेकिन गलती से गोल हो गया, तब मैं वापस कोलंबिया लौटूंगा और कोलंबिया में जाकर अपने लोगों को समझाऊंगा। कई लोगों ने, शुभचिंतकों ने कहा मत जाओ, खतरा है, तुम्हें पता है वहां के हालात कैसे हैं, कोई भी कुछ कर सकता है। पर आंद्रेस नहीं माने। 8 दिन बाद वो कोलंबिया लौटा है। कोलंबिया लौट आने के बाद उनकी फैमिली, दोस्त, फ्रेंड्स, सबने बड़ा हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने बयान भी दिए, लोगों को भी लगा कि, क्योंकि इमेज बहुत अच्छी थी कि गलती हो जाती है, लोगों ने माफ करना शुरू कर दिया। 10 दिन बीत गए थे उस सेल्फ गोल को। तारीख आती है 2 जुलाई 1994। 22 जून को ओन गोल किया था, 2 जुलाई 1994। घर के अंदर एस्कोबर, आंद्रेस बोर, उन्होंने कहा मैं जाकर अब लोगों से मिलना जुलना शुरू करता हूं ताकि उन्हें बता सकूं कि मुझे भी अफसोस है इस हार का। लोगों ने समझाया, पर उन्होंने कहा नहीं, अपने कुछ दोस्तों के साथ 2 जुलाई 1994 को पाब्लो एस्कोबर के ही शहर मेडेइन गाड़ी में निकलते हैं आंद्रेस एस्कोबर, और उसके बाद वो एक जगह पे जाते हैं, एक क्लब में, और ये एल इंडियो नाम का नाइट क्लब था। वहाँ पे क्लब में बैठते हैं, कुछ ड्रिंक लेते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ उनको समझते हैं, कुछ लोग ताना मारते हैं कि ये देखो सेल्फ गोल वाला आ गया यहाँ पे। बट वो जितना भी समझा सकते थे समझाया। इसके बाद वो रात को निकलते हैं, दुठाई का वक्त हो गया, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते पार्किंग में। जब पार्किंग में पहुँचते तो वहाँ 2 गाड़ियाँ और साइड में खड़ी हुई थी, उनमें 4 लोग थे, वो भी ताना मारते। आंद्रेस एस्कोबर अनसुना करता है, अनदेखा करता है, लेकिन फिर वो पीछे पड़ जाते हैं। और उसके बाद अचानक जैसे आंद्रेस एस्कोबर अपनी कार में बैठता है, पीछे से गोली चलती है। हर एक गोली के साथ एक आवाज आती थी, गो, लंबा गो। सेकंड गोली चली, फिर गो, फिर थक। अब ये गो क्या था? आप फुटबॉल का अगर मैच देखते हैं टीवी पे, जो कमेंट्री आती है, तो जब गोल होता है तो लैटिन अमेरिकन देश के जो कमेंटेटर हैं वो गोल को सिर्फ गोल नहीं बोलते, कहते गो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ती है इससे। तो ये उनका तरीका है एक गोल को रिएक्ट करने का, खुशी में। तो जो गोली चला रहा था वो हर गोली के बाद उसी की कॉपी कर रहा था कमेंटेटर की, और वो गो। टोटल 6 गोली उसने मारी, 6 की 6 पीठ पर। वहीं पे आंद्रेस एस्कोबर अपनी कार पे लुढ़क गया। इसके बाद वो जो हमलावर थे, कातिल थे, वहां से निकल गए। थोड़ी देर के बाद कुछ और क्लब से बाहर लोग निकले। उन्होंने देखा कि एक शख्स कार में यूं औंधा पड़ा हुआ है स्टीयरिंग सीट पर। लोगों ने जैसे ही पास नजदीक आकर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे नेशनल टीम का कैप्टन आंद्रेस एस्कोबर। पूरे कोलंबिया में हर शख्स जानता था, जैसे हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, सभी जानते हैं, गावस्कर हो। तो वहां पे हर शख्स जानता था ये कौन है। फौरन ये आग की तरह खबर फैल गई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया। सुबह होते होते पूरी दुनिया में ये खबर आई और पूरी दुनिया में मातम पसर गया, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले किसी देश के कैप्टन का इस तरीके से कत्ल किया जाना पहला मामला था। अब इस कत्ल के बाद तमाम बातें शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये वैसे ही झगड़े की वजह से कत्ल हुआ, लेकिन जिस तरीके से कुछ चश्मदीद थे उन्होंने बताया हर गोली के बाद गोल बोलना ये सीधे सीधे उस वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ था जिसमें ओन गोल किया था आंद्रेस एस्कोबर ने, और उसी गुस्से में सिर फिर ने गोली मार दी थी। मामला एक नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन के कत्ल का था। पुलिस फौरन हरकत में आती है। ये भी कहते हैं कि अगर पाब्लो एस्कोबर जिंदा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन इसके बाद ढूंढा जाता है
जो गाड़ी के नंबर प्लेट थे उसके जरिए पकड़ा जाता है दो लोगों को, दोनों भाई थे। इनके ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद इन्हें 41 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन फिर अच्छे चाल चलन की वजह से 11 साल बाद ही दोनों को छोड़ दिया जाता है। हालांकि कहते हैं कि इन दोनों ने ट्रिगर जरूर दबाया, लेकिन आंद्रेस एस्कोबर के कत्ल के पीछे पाब्लो एस्कोबर की मौत के बाद जो वहाँ का दूसरा बड़ा ड्रग कार्टेल का बॉस था, ड्रग सिंडिकेट का डॉन था, उसने ये हुक्म दिया था। और वो उस मैच में हार से बहुत सारा उसको नुकसान हुआ था जुआ और सट्टा में, और इसी गुस्से में ये हुक्म दिया था। हालांकि वो कभी साबित नहीं हो पाया, लेकिन दो लोगों को सज़ा हुई। और कमाल ये देखिए कि एक नेशनल टीम के कैप्टन के कत्ल में सज़ा 40-41 साल की हुई, लेकिन अच्छे चाल चलन जैसे 11 साल बाद ही छोड़ दिया गया। आंद्रेस एस्कोबर की मौत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, जब अंतिम सफर शुरू हुआ, तो कोलंबिया में करीब 1.25 से 1.5 लाख लोग सड़क पर उतर आए थे और उस अंतिम सफर का वो चश्मदीद बन रहे थे। करीब 1.25 से 1.5 लाख। आप उससे उनकी मकबूलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जब ये मौत, चूंकि ये 2 जुलाई को ही गोली चली थी और वर्ल्ड कप 17 जुलाई तक चला था अमेरिका में, वहाँ इसके बाद जितने मैच हुए लोगों को बैनर लेकर देखा गया जिसमें जस्टिस फॉर आंद्रेस एस्कोबर की बात हो रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, एक हीरो को कोई कैसे मार सकता है। तो उसको लेके बहुत सारी बातें हुई, इतने सारे लोग आए, और फिर आखिर में कुछ साल के बाद इसी मेडिन सिटी में एक आदमकद प्रतिमा आंद्रेस एस्कोबर की लगाई सरकार ने। आज भी हर साल डेथ एनिवर्सरी पर सैकड़ों लोग जमा होते हैं अपने हीरो को याद करने के लिए। ये एक अफसोसनाक कहानी इसलिए है कि एक खिलाड़ी जिसने अपने देश के लिए सब कुछ किया, एक उसकी गलती जिसकी वजह से उससे ही गोल हो गया, और उसका अंजाम ये हुआ कि सिर्फ 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, और इस तरीके से मौत हुई। तो खेल की दुनिया में, जो शुरू में मैंने आपको कहा, ऐसे बहुत सारे जुर्म है। ये वो जुर्म है जो जब जब याद करता है सिर्फ अफसोस ही करता है, क्योंकि हम लोग उम्मीद नहीं करते कि खेल के मैदान में अगर किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा है बुरा, हर दिन जैसा मैं कहता हूँ एक जैसा नहीं होता है, तो उसके लिए कोई इस हद तक जा सकता है, ये कहीं से भी मतलब समझ के भी बाहर की बात है। हर चीज़, हर प्लेयर का दिन होता है। आप क्रिकेट में भी सुनते ही हैं, फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है, तो ये होता है, एक जैसा आप नहीं खेल पाते हैं। चाहे वो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, एक खराब फेज आया था, रन नहीं बन रहे थे, सुनील गावस्कर, इवन विराट कोहली को आप ले लीजिए, एक रन मशीन, लेकिन विराट कोहली अभी काफ़ी वक्त हो गया सेंचुरी नहीं बना पा रहे, आज भी वो 20-21 पे आउट हो गए। तो ये होता है इससे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो प्लेयर बेकार है। इतने सारे अगर सेंचुरी बनाए, इतने सारे रन, इसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। लेकिन वही होता है कि कभी आप चलते हैं, कभी नहीं चलता। तो ये थी कहानी आंद्रेस एस्कोबर की फीफा वर्ल्ड कप के बाद एक गोल की वजह से, जिसे 6 गोली मारी गई। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, और वो ये है कि फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, आपको याद होगा आज के दौर के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर, जो सब तिहाड़ जेल में बंद है, और तिहाड़ में रहते हुए उसने 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी। रैन बैक्सी की मालकिन से ये पैसे लिए थे, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो भी तिहाड़ जेल में बंद, और बाहर निकलवाने के लिए। तो उसके बाद ईडी और दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने काफी जांच की, तफ्तीश की। एक चार्जशीट पहले ही दाखिल हो गई, एक दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने कोर्ट में आज दाखिल किया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट ये होता है कि जो पहली चार्जशीट आप दाखिल करते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई नया एविडेंस, नई चीजें पता चलती हैं, तो फिर आप उसको अदालत के सामने रखते हैं, उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को भी अक्यूज बना दिया है, और उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है, आपको पता है। तो ईडी ने इल्जाम ये लगाया है कि जैकलीन फर्नांडिस को जो सुकेश चंद्रशेखर ने महंगे महंगे तोहफे दिए, वो तोहफे अनजाने में नहीं दिए थे। जैसा कि जैकलीन फर्नांडिस ने अपने बयान में कहा था कि हमें मालूम नहीं था कि वो क्रिमिनल है, वो ठग है, हम रिलेशन में थे और उसने रिलेशनशिप की वजह से मुझे तोहफे दिए, पैसे दिए, मेरी फैमिली वालों को दिए। लेकिन अब ईडी को लगता है कि सुकेश के सारे काले कारनामों की जानकारी जैकलीन फर्नांडिस को थी, और इसीलिए वो जो 200 करोड़ रुपए की ठगी और रंगदारी, पैसे वसूलने के सारे इल्जाम सुकेश पर है, वही इल्जाम जैकलीन फर्नांडिस पर भी ईडी ने अब धर दिया है। और ये कहा है कि ये जो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रंगदारी और वसूली हुई है, इसकी पूरी जानकारी जैकलीन फर्नांडिस को थी। अब यहां से जैकलीन की मुसीबतें शुरू हो जाएंगी।
जैकलीन के पास से बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। उनमें से एक ये भी था कि जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर ने प्रपोज किया, एक डायमंड का रिंग दिया था, उस रिंग के ऊपर जे और एस बना हुआ था, जे फॉर जैकलीन और एस फॉर सुकेश। इसके अलावा उसने एक्ट्रेस को मतलब जैकलीन फर्नांडिस को एक 50 लाख का घोड़ा, 9-9 लाख रुपए की बिल्लियां, बताइए कैसे कैसे तोहफे दिए जाते हैं। साथ में गुची के 3 डिजाइनर बैग, गुची के 2 जिम वियर, लुई विटॉन के 1 जोड़ी शूज, हीरे की 2 जोड़ी बालियां, माणिक का 1 ब्रेसलेट, 2 हेमीज ब्रेसलेट और एक मिनी कूपर कार दी थी। करोड़ों रुपए के ये सारे चीजें थी। तो ये महंगे महंगे गिफ्ट ईडी ने ऑलरेडी वसूलने के लिए, क्योंकि 200 करोड़ रुपए तो दूसरे के थे, तो जो गिफ्ट दिए थे जैकलीन से वापस लेने के लिए बाकायदा उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज है। लेकिन अब ये नई मुसीबत आ गई है, चार्जशीट में अक्यूज यानी आरोपी बना दिया है। तो अब ये मुश्किल हो गई है जैकलीन फर्नांडिस के लिए। वो श्रीलंकाई सिटीजन है, श्रीलंका के नागरिक हैं, यहाँ वर्क परमिट पे काम करती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो अब सवाल यह है कि अब क्या होगा, क्या जैकलीन फर्नांडिस को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? गिरफ्तारी की तलवार तो उन पर लटक रही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी चार्जशीट आप दाखिल की और उनको फौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो कानून है, कानून के हिसाब से ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की अदालत में, अब ये अदालत के फैसले के ऊपर है कि ईडी के इन इल्जामों को अदालत मानती है कि नहीं। वो ऐसे कि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को देखकर अदालत को लगता है कि जो इल्जाम जैकलीन पर लगाए गए हैं उसके बारे में सारे एविडेंस हैं, सबूत है, वो 200 करोड़ रुपए की ठगी और सब जानकारी थी जैकलीन को पहले से, उसके बाद भी उसके साथ रिश्ता रखा, गिफ्ट लिया। तो अदालत को अगर यकीन हो जाता है कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जितनी भी सारी चीजें, विटनेस गवाहों का जिक्र है, सबूतों का जिक्र है, वो जेन्युइन है, तो फिर अदालत उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद वो चार्जेस जैकलीन पर लग जाएगी और फिर मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी। तो अगर अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया ईडी की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को हूबहू, तो फिर अदालत के एक्सेप्ट करते ही जैकलीन को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर अदालत ने ईडी की इस चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि जो आपने इसको अक्यूज बनाया, आरोपी बनाया है, और इसमें जो आप सबूत और गवाहों की बात कर रहे हैं ये सब हवा हवाई है, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं जोड़ रहा है, सुकेश चंद्रशेखर ठगी कर रहा था, उस ठगी की जानकारी जैकलीन को नहीं थी, वो तो उसके साथ दोस्ती कर रही थी, रिलेशनशिप में थी, और सुकेश ने उसे कभी अपनी हकीकत बताई नहीं। तो अगर ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को कोर्ट नहीं मानती है, वो कहती है कि इतना पुख्ता सबूत और एविडेंस और गवाह नहीं है कि आरोप तय हो, ये चार्जशीट फ्रेम किया जाए जैकलीन पर, तो फिर अदालत उन चार्जेस को हटा सकती है। हटा देगी तो जैकलीन फर्नांडिस अपने आप बच जाएंगी। लेकिन अगर उन चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट, तो फिर जैकलीन फर्नांडिस की गिरफ्तारी तय है। और उसके बाद खैर मुकदमा चलेगा, मुकदमे के बाद जो फैसला आएगा, जो सजा होगी, वो आने वाले वक्त में, उसमें काफी वक्त लगता है। तो अभी 2 सूरत है, चार्जशीट बेशक दाखिल हो गई, लेकिन अब ये कोर्ट के ऊपर है कि उस चार्जशीट को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। कर लिया तो जैकलीन जेल, नहीं किया तो जैकलीन बाहर। और गिरफ्तारी के बाद भी खैर उनके पास बेल का राइट होगा। तो आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि क्या होगा। ये थी अपडेट इसका। कोई भी शायद इस बात को यकीन नहीं करेगा कि एक क्राइम हो, खासतौर पर एक कत्ल हो, और खुद पुलिस नहीं चाहेगी कि उस कत्ल का वो जांच करे, कातिल तक पहुंचे, मरने वाली के बारे में पता करे वो कौन है, और बस पल्ला झाड़ने की कोशिश करे। मतलब एक क्राइम हुआ, एक कत्ल हुआ, और पुलिस उससे अपने आप को साइड करने की कोशिश करे कि हटाओ, कौन इसकी जांच करेगा। और पुलिस वैसा ही करती है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो पुलिस नहीं करती है, और जो काम जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। यह कहानी है दिल्ली में हुए एक कत्ल की, जिसमें दिल्ली पुलिस, खासतौर पर एक थाना जिसके ज्यूरिसडिक्शन में यह कत्ल हुआ था, उसने इस कत्ल को सीरियसली लिया ही नहीं। और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, जो डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, फॉरेंसिक टेस्ट किया, वो इस कत्ल को सुलझाने के लिए लगे रहते हैं। वो अपनी कोशिश करते हैं और पुलिस चाहती है कि खामखा कहां ये पड़े हुए हैं इस पचड़े में, छोड़ें इसको। और वो कहते हैं कि नहीं, हम लगे रहेंगे। और आखिरकार उनकी मेहनत की वजह से एक केस खुलता है, एक केस सुलझता है, और फिर एक कत्ल की कहानी सामने आती है। ये कहानी है करीब 25 साल पुरानी, 1997 की। दिल्ली में एक इलाका है सुल्तानपुरी, उसी सुल्तानपुरी इलाके में एक पुलिस स्टेशन है सुल्तानपुरी के ही नाम पर। तो इस सुल्तानपुरी इलाके में 1997 में एक लाश मिलती है। एक छोटी सी नदी टाइप की जगह थी, उसके किनारे कुछ राहगीर गुजर रहे थे। वो देखते हैं और उन्हें गठरी टाइप की चीज दिखाई देती है,
तो और ये आता है आपके नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुरी। तो गठरी में लाश को देखकर वो शख्स पुलिस को फोन करता है, पुलिस की टीम आती है, लाश को उठाती है, कब्जे में लेती है और इसके बाद उसे सब्जी मंडी मुर्दाघर भेज देती है, मोर्चरी, क्योंकि वो उनके जुरिस्डिक्शन में आता था। सब्जी मंडी मुर्दाघर कहते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा मुर्दाघर है। मैं कई बार गया हूं अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के सिलसिले में, और वहां अगर आप एक बार आप जाएं तो आपका फिर पूरा अगला 24, 48, 72 घंटे वो अजीब से गुजरते हैं, क्योंकि उस ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं मैंने उस मुर्दाघर में जब लाशें रखने के लिए भी जगह नहीं थी। और दिल्ली में हर रोज रोड एक्सीडेंट, लावारिस लाशें, रेलवे ट्रैक पर लाशें, ऐसी लाशें बरामद होती रहती हैं, कुछ कत्ल वाली लाशें। तो ऐसी सारी लाशों को वहां पे लाकर रखा जाता है, क्योंकि वो बड़ा है तो ज्यादातर लाशें वही होती है। और बहुत ही अजीब मंजर होता है, अजीब दृश्य होता है उस सब्जी मंडी मुर्दाघर का। तो वहां से आने के बाद फिर वो यादें, वो तस्वीरें, वो चीजें आपके दिमाग से जल्दी जाती नहीं है। और मैंने कहा ना, जैसा कि हर तरह की लाशें, अब ऐसी ऐसी लाशें जो खराब हो गई हैं, सड़ गई हैं, फूल गई हैं, कटी फटी रोड एक्सीडेंट के, तो वो एक अजीब सी स्मेल भी आती है उस पूरे जगह से। तो उसी सब्जी मंडी मुर्दाघर में इस लाश को सुल्तानपुरी पुलिस की टीम ले जाकर रख देती है। अब लाश की शिनाख्त हुई नहीं थी, लाश को ले जाया गया। पहली नजर में यही था गठरी में जिस तरीके से लाश थी कि ये तो मर्डर का केस है। जो लाश मिली थी जिस तरीके से, वो लाश की जो गठरी बनाई गई थी वो एक रजाई की गठरी थी। सर्दियों में रुई डालकर, कॉटन डालकर पहले रजाई बनाई जाती थी। तो उसी रजाई की एक गठरी बनाई गई थी और उस गठरी में लाश के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे और उसी के अंदर ये लाश थी। लाश एक महिला की थी। जिस जगह पे ये लाश थी वहां पे मैंने बताया कि थोड़ा सा एक छोटा मोटा नदी था, तो उस गठरी का थोड़ा सा हिस्सा पानी की तरफ था और बाकी हिस्सा सूखे की तरफ था। अब ये हुआ कि लाश की शिनाख्त की जाए। जिस महिला की लाश थी उसके सर से बाल भी अब लगभग गायब हो गए थे और लाश की हालत देख के लग रहा था कि काफी पुरानी लाश है। फॉरेंसिक टीम ने इसकी जांच की, इस लाश की। जब जांच की तो देखा कि और तो कोई शिनाख्ती कार्ड और बाकी चीजें हैं नहीं, चेहरा भी लगभग अब खराब हो चुका है, तो चेहरे के जरिए पहचानने की कोशिश भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन कुछ चीजें मिली। एक वो रजाई जिसके अंदर ये गठरी बनाकर लाश को डाली गई थी, साथ ही उसके अलावा महिला के गले में एक धागा मिला जिस धागे के साथ एक चाबी लटकी हुई थी। अब चाबी का गुच्छा था बाकायदा पूरा, और वो ठीक ठाक था बिल्कुल। हाथों में चूड़ियां थी और चूड़ियां सलामत थी, एक भी चूड़ी टूटी नहीं थी। इसके अलावा उसके कुछ कपड़े शरीर पर चिपके हुए थे। बस ये सारी चीजें थी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। अब फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की लाश की तो कद काठी और बाकी चीजों से देखकर उन्हें लगा कि शायद ये महिला नेपाल की है। उसकी कद काठी की बनावट और बाकी चीजें वैसे ही इशारा कर रही थी कि या तो नेपाल की है या फिर नेपाल के बॉर्डर लगते हुए बिहार की हो सकती है। अब बस इतनी सारी जानकारी थी। फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच कर ली। अब सुल्तानपुरी एसएचओ और उनकी टीम का काम था कि इस महिला के बारे में जानकारी हासिल करें। तो जब पहली बार पता चला कि ये नेपाल की हो सकती है तो वहां पुलिस ने आसपास के जितने भी नेपाल के लोग रहते थे उस बस्तियों में उनसे पूछताछ की, तो पता चला नहीं, ऐसी कोई महिला गायब नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, न महिला की शिनाख्त हुई, न उसके कातिल का सुराग मिला, और खुद पुलिस भी भूल रही है कि इसको क्या करना है। अब लेकिन लाश मुर्दाघर में रखी है। मुर्दाघर में फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच कर ली। इसके बाद कहा कि चलो अब कब तक ये रहेगा, एक खास वक्त तक आप मुर्दाघर में लाश रखते हैं। तो जो भी उसकी तस्वीरें, बाकी चीजें थी और जो सामान था वो सहेज कर रख लिया था डॉक्टरों ने। और फिर ये हुआ कि चलो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, और पोस्टमार्टम करने के बाद लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो अब लाश की पोस्टमार्टम की जाती है। जो पोस्टमार्टम करते हैं मिस्टर के.एल. शर्मा थे उस वक्त फॉरेंसिक के, जिन्होंने ये पोस्टमार्टम किया था, काफी जाने माने दिल्ली के ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर के.एल. शर्मा। तो इन्होंने पोस्टमार्टम किया। उस पोस्टमार्टम के जरिए पता चला कि उसके सर पे एक चोट के निशान है और ऐसा लगा था कि किसी वजनी चीज से मारा गया। गले पे किसी वायर के निशान थे, तो उससे यह साबित हुआ कि उसका गला घोटा गया, गला भी घोटा गया और उसके सर पे वजनी चीज से मारा भी गया। तो इसका मतलब है सिंपल, सीधा सीधा सा ये कत्ल का मामला है। अब पुलिस को ये सारी चीजें बता दी डॉक्टर साहब ने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला कि ये जो है बिहार की, नेपाल की नहीं है,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, खान पान क्या कुछ मिलता है, उससे आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि इस महिला का कत्ल करीब करीब 2.5 महीने पहले हुआ है। अब 2.5 महीने पहले कत्ल हुआ, 2.5 महीने बाद लाश मिली, उसके बाद पोस्टमार्टम सारी चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने सुल्तानपुरी एसएचओ को, जो डॉक्टर है, अपनी पूरी रिपोर्ट दी। अब सुल्तानपुरी साहब जो एसएचओ साहब और पुलिस, वो वैसे ही इस केस में कि कहाँ एक लावारिस लाश मिली है, वैसी नजरिए से देखते हैं, हाई प्रोफाइल है नहीं, ऐसे ना मालूम कितने केस गुमनामी की जिंदगी में यूं ही खो जाते हैं। तो उन्हें लगा कि एक पता नहीं गरीब गरीब महिला है, अनजान गुमनाम लावारिस लाश, कहाँ इसमें इतनी मेहनत करें, तो वो छोड़ेंगे, केस पे कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन ये जब रिपोर्ट आई तो एसएचओ साहब उल्टे डॉक्टर साहब से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं कि 2.5 महीने पुरानी लाश है, 2.5 महीने पहले कत्ल हुआ है, 2.5 महीने तक, और 2.5 महीने के अंदर तो लाश पूरी तरह सड़ चुकी होनी चाहिए, हमारे हाथ भी नहीं आता। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि देखो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गठरी में जिसमें लाश थी, इसका कुछ हिस्सा पानी के पास था, कुछ हिस्सा सूखे के पास था। फिर उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक में एक टर्म होता है एक, जिसका नाम है एडिपोसियर। तो एडिपोसियर होता है कि लाश की कैसी हालत क्या होती है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि काफी वक्त हो गया और लाश सड़ती नहीं है। उसकी वजह है या तो उसे पानी कम मिला या फिर उसके साथ हवा कम लगी। तो ऐसी जगहों पे लाश अलग अलग जगहों से सड़ती है, एक साथ पूरी लाश नहीं सड़ती है। तो कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, कुछ हिस्से बच जाते हैं, और ये मेडिकल टर्म में है, उन्होंने सब कुछ समझाया। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं, कैसा हो सकता है 2.5 महीने पुरानी लाश। और डॉक्टर साहब को लग गया कि पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस केस को सुलझाने में। अब के शर्मा साहब ने कहा कि चलो मैं ही इसमें कुछ कोशिश करता हूं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, कोई आगे भी नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो लाश के पास से कुछ चीजें बरामद हुई, हाथों की चूड़ियां, गले में एक धागा, धागे में चाबी का एक खास गुच्छा उस तरीके का बना हुआ, और कुछ कपड़े जो लाश के साथ चिपके हुए थे, ये सारी चीजें सहेज कर रखी हुई थी। पुलिस का रवैया देख चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने एक डमी तैयार किया उसी महिला के हाइट की। कई बार ऐसा मैंने आपको बताया था, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी ट्रायल हुआ था डमी के जरिए कि ये हैंगिंग है या नहीं है। तो उन्होंने उसी वेट कद काठी का एक डमी बनाया, एक पुतला जैसा, और उस पुतले में क्या किया कि उसके गले में वो चाबी का गुच्छा धागे के साथ वैसे ही डाल दिया। उस पुतले के दोनों हाथों में चूड़ियां पहना दी जो लाश से बरामद हुई थी। वो जो कपड़े मिले थे वो कपड़े भी पुतले को पहना दिए। अब ये सब करने के बाद उन्होंने सुल्तानपुरी थाने की एसएचओ को तैयार कर दिया कि कम से कम इतनी मदद तो कर दो कि इस पुतले को थाने के गेट के पास टांग दो साइड में, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। एसएचओ ने कहा चलो, कुछ होना देना तो है नहीं, डॉक्टर साहब को ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। उस पुतले को सुल्तानपुरी थाने के पास, 97 की बात है, उसके गेट के पास टांग दिया गया। अब वो पुतला था एक, अब वो सारे कपड़े, चूड़ियां, चाबी के गुच्छे, अब पुतला टंगा हुआ है। करीब हफ्ता गुजर गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नोटिस नहीं किया। एक हफ्ते के बाद चमत्कार होता है। एक शख्स आता है, बुजुर्ग सा, और वो पुतले को देखने के बाद अंदर जाता है, बोलता है कि ये पुतला किसका है, कहां से मिला। तो वो बताता है कि ये पुतला तो पुतला है, लेकिन इसके कपड़े और ये सारी चीजें एक लाश से बरामद हुई है। वो वापस आता है, पुतला देखता है, उस सारी चूड़ियों को फिर से ध्यान से देखता है, चाबी का गुच्छा देखता है, वो कपड़ों को देखता है, और कहता है ये सारी चीजें तो मेरी बेटी की हैं, और मेरी बेटी करीब 2.25 महीने से गायब है। अब तक इतने टाइम और निकल चुके थे। अब ये बात जब एसएचओ को पता चली तो फिर वो बदहवास, उसने पूछा कब, कहां। अब यहां एक नई चीज पता चला कि 2.25 महीने पहले उसी सुल्तानपुरी थाने में एक शख्स ने आकर एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, और वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि वही है जो पुतला देखकर आया और जिसने कहा कि ये मेरी बेटी के सामान है। अब यहां शर्मिंदगी के अलावा और कुछ हो नहीं सकता था। एसएचओ को लगा कि पता नहीं क्या, उस वक्त खैर ये टीवी और न्यूज चैनल इतने सारे चीजें थी नहीं, वरना तो उसकी नौकरी उसी वक्त चली जाती लापरवाही के लिए। अब उसे लगा कि ये क्या हुआ। खैर उसने अपने स्टाफ को डांटा, झाड़ा, और इसके बाद डॉक्टर साहब को फिर फोन किया गया, वो आए, फिर वो पूछताछ की। तो उन्होंने कहा कि ये जो गुच्छा है चाबी का और ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े मैंने खुद बिहार में सिलवाए थे अपनी बेटी के लिए, और ये चूड़ियां भी मेरी बेटी की, मैं इसे पहचानता हूं, और जो धागा है और चाबी है ये भी मैं जानता हूं। अब सवाल ये था कि उनकी बेटी का कत्ल 2.25 महीने पहले किसने किया। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो दामाद है वो भी 2.25 महीने से गायब है। अब लगा कि ये क्या मामला, कहीं दूसरा कत्ल तो नहीं है। खैर पुलिस सुल्तानपुरी इलाके में ही उस बताए हुए पते पर पहुंचती है जहां वो महिला अपने पति के साथ रहती थी।
वहां जाती है, दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि वो करीब 3.25 महीने से नहीं आया, और सेम जो तारीख बताई जिस दिन से ये महिला गायब थी, उसके अगले 2-3 दिन के बाद से ही वो गायब हो गया था। मतलब एक साथ दोनों चीजें हुई। अब पुलिस को एक ये था कि कहीं वो भी मर ना गया हो, किसी ने मार ना दिया हो। ये है कि कत्ल करने के बाद वो कहीं भाग गया हो। अब पुलिस ने अपने मुखबिरों को लगाया, उसका पता वता पूछा, वो भी बिहार का था। फिर पुलिस की एक टीम गई और इत्तेफाक से बिहार के एक गांव में वो मिल गया। पुलिस उसे पकड़ कर लेकर आई। लाने के बाद उससे पूछताछ हुई और उसने फिर एक्सेप्ट किया कि अपनी बीवी का कत्ल उसने किया था। झगड़ा था और कई चीज़ों में टोका टोकी करती थी, और इसीलिए गुस्से में एक दिन उसने नशे में अपनी बीवी को मार डाला। मारने के बाद रजाई में उसकी लाश को लपेटा और ले जाकर सन्नाटे में, वहीं एक सड़क किनारे सुनसान इलाका था, थोड़ा वहां पानी वानी भी था, वहीं ले जाकर लाश को फेंक दिया, और फिर अगले दिन वो घर से भाग गया था। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कहानी में फिर यही हुआ कि जिस केस को पुलिस कोई उसमें दिलचस्पी नहीं थी, सुलझाना भी नहीं चाहती थी, एक मर्डर के केस को, उसको एक डॉक्टर ने अपनी लगन और जतन से और वो सारी फाइंडिंग्स खोज कर कि इस महिला के कपड़े, इसकी चूड़ियां, इसके चाबी के गुच्छे, इसकी बनावट, और फिर वो डमी पुतला थाने के बाहर टांगना, उसने केस को सुलझा कर रख दिया। तो वही होता है कि आदमी कोशिश करे तो हर क्राइम को सुलझा सकता है। लेकिन यहाँ सुल्तानपुरी पुलिस ने ईमानदारी से अपना उस वक्त फर्ज ही नहीं निभाया था। अगर डॉक्टर साहब ना होते तो शायद ये गुमनाम और लावारिस लाश हमेशा के लिए एक लावारिस लाश ही रहती। तो ये थी कहानी। अब कहानी के बाद वही अपना सिलसिला। आज राजू पांडे का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राजू। ये जौनपुर से हैं। इसके अलावा मेघना सिरोही, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मेघना जी। और इकज्योत सिंह जी की वाइफ है ये। साथ ही अनंत जायसवाल का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनंत। और सुधीर कुमार जी ने भेजा है। प्रिंस कुमार परमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। और जितेंद्र सिंह जी ने भेजा, उनके बेटे हैं। इसके अलावा अजय परवाल साहब की एनिवर्सरी है आज। इन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिखा नहीं, लेकिन आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, अजय परवाल साहब। और ये मंगोलिया से हैं। साथ ही मिर्जा फुरकान क्राइम तक फैमिली मेंबर, इनकी शादी तय हो गई है, बहुत बहुत मुबारक आपको फुरकान। बबीता अकापोयल, इसके अलावा जसकीरत सिंह ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। बलकार सिंह खोसा ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। रजत भारद्वाज जी ने भी की है कहानी की फरमाइश। कौशल पटेल, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की भी फरमाइश की है। विकास कुमार जहानाबाद से एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा आयशा सैयद कह रही हैं आप हॉरर स्टोरी सुनाए, मैं नींद नहीं आती बिना हॉरर स्टोरी सुने। अब मैं इतनी सारी हॉरर स्टोरी कहाँ से लाऊंगा आयशा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। इसके अलावा राजेश बतकोती जी हैं, और ये बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो आप फटाफट अच्छे हो जाइए, आपको ऊपर वाला हमेशा अच्छा रखे। फैजान रशीद हैं, थैंक यू सो मच, आपने जो लिखा और आपने जो सलाह दी। इसके अलावा देबाब्रोता बनर्जी हैं, और शेख मुजीबुर रहमान की कहानी सुनना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा शायद मैंने ये सुनाई है, एक बार फिर उसे कंफर्म कर लूंगा। इसके अलावा अश्वनी सिंह जी हैं, थैंक यू सो मच, और आपने जो कुछ भेजा है मैं उसको पढ़ूंगा। तो इसके अलावा उमेश गुप्ता जी कनाडा से, और वलंगानी विवेन उर्फ दीपा, इन लोगों ने कल की ईरान की कहानियों के ऊपर लिखा है। तो अफसोसनाक कहानी है। ऐसा नहीं कि ईरान में पढ़े लिखे लोग नहीं, ईरान में सब पढ़े लिखे लोग हैं। उस कहानी में एक और चीज थी कि जो बाद में जब पकड़े गए थे जज बच, तो उसमें यह हुआ था कि जब इंटेलिजेंस यूनिट ने उसकी जांच की, तो उसमें ये जो बाकी चीजें सामने है, उसमें यह था कि इसमें जिस जज ने फैसला सुनाया था, उस जज की पर्सनल खुन्नस थी, खुंदक। क्योंकि एक तो उस लड़की ने हिजाब हटाया, दूसरा उसने जूता निकाल कर या चप्पल निकाल कर फेंका था। तो हालांकि एक जज को फैसला सुनाते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसने निजी दुश्मनी में इतना बेरहम फैसला सुनाया था, और इस तरीके से उसे, उस जो नाबालिग थी, उसे फांसी की सजा दी थी, और इसीलिए उस जज को बाद में गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जो भी था बेहद अफसोसनाक था। तो आज कहानी में इतना ही।